नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना, जिसका नाम है प्लेन सेक्शन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड्स। अब ये कॉनिकॉइड्स मैं आपको पहले ही बता चुका था। सेंट्रल कॉनिकॉइड्स क्या होते हैं? जैसे कि आप कॉनिक्स में जाइए। कॉनिक्स की कर्व क्या क्या थे हमारे पास? इलिप्स था, पैराबोला था, हाइपरबोला था, तो ये सब था। चलिए हम अब ले लेते हैं यहाँ पर जर्नली एक पैराबोला ले लेते हैं। तो ये लाइन उसकी एक्सिस हो जाएगी। तो ये फिगर जब हम पहले चैप्टर में पढ़ रहे थे तो ये फिगर जितनी भी थी 2D में थी। अब क्या है, हमने ये जो पैराबोला था इस एक्सिस को, ये जो एक्सिस है इसको घुमा दिया, और आप देखोगे जब ये घूमेगा तो ये फिगर अब 3D में आपको नज़र आएगी। इसका एक एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे बैंगल होता है, तो बैंगल को आपने बहुत बार फ्लोर पे अपने ज़मीन पर घुमाया होगा। तो बेसिकली होता तो वो सर्किल टाइप है, लेकिन जैसा आप उसको घुमाते हैं तो वो आपने देखा होगा वो स्पेयर टाइप बन जाता है। मतलब अब उसमें 3D नेचर आ जाता है। पहले वो 2D जो था अब वो 3D दिखने लग जाता है। तो इसी तरह से जो डिफरेंस है कॉनिक्स में और यहाँ पर कॉनिकॉइड्स में, कॉनिक्स हमारे 2D होते हैं और कॉनिकॉइड्स उनका ही 3D रूप होते हैं। अगर हम बात करें सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब होता है कि इनका जो सेंटर होता है वो होता है ओरिजिन। अब हम जो चैप्टर ले रहे हैं उसका नाम है प्लेन सेक्शन। अब ये जैसे पीछे हमने चैप्टर में पढ़ा था, पैराबोलॉइड पढ़ा था, हाइपरबोलॉइड पढ़ा था, और मैंने वहाँ पे दिखाया था फिगर भी किस टाइप से 3D में होती है, एलिप्सॉइड पढ़ा था। अब हम उन वो जितनी भी 3D फिगर थी उनके अंदर उनको काटते हैं, और काटते किस टाइप से हैं? एक प्लेन से। ठीक है, मान लीजिए ये आपका पैराबोलॉइड था 3D में, तो अब इसको हम एक इसके अंदर एक प्लेन को पास करा देते हैं। तो जब हम यहाँ पे प्लेन को पास कराएंगे ना, तो कोई ना कोई जैसे ही काट देंगे इसको। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल लूँ, तो वाटरमेलन जो होता है उसको अगर हम बीचों बीच काट दें तो आप देखा होगा कि उसमें सर्किल नज़र आता है। तो ऐसे ही यहाँ पर काटेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर बनेगा। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में बातें करने वाले हैं। अब करते हैं हम नेचर की बात। नेचर का मतलब, अब हम जैसे ही कॉनिकॉइड्स लिए थे, इनको अगर काट रहे हैं, फिर से एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल पे जाते हैं कि जब हम वाटरमेलन को काटते हैं तो एक स्पेयर नज़र आता है। ठीक है, स्पेयर नहीं, सर्किल नज़र आता है, क्योंकि वो स्पेयर होता है पूरा वाटरमेलन, और उसको काटते हैं तो सर्किल नज़र आता है। अब ऐसे ही यहाँ पर अगर हम किसी कॉनिकॉइड को कट कर रहे हैं तो क्या दिखेगा हमें, वो हम कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए सबसे पहले तो हम सेंट्रल कॉनिकॉइड ले लेते हैं, जिसकी इक्वेशन हम पहले से ही देखते आ रहे हैं। इसके बाद एक प्लेन ले लेते हैं। ये वो प्लेन है जो कि इसको, जो भी यहाँ पर एक कॉनिकॉइड है उसको काट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आती हैं तीन कंडीशन। वो इलिप्स होगा, पैराबोला होगा और हाइपरबोला होगा। क्या होगा? अगर हम फिर से बेसिक में जाएं, वही तरबूज का एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसको काट रहे थे 3D फिगर में, स्पेयर था वो, लेकिन जैसे प्लेन से काटा तो आपने देखा होगा सामने से वो सर्किल नज़र आता है, 2D फिगर नज़र आती है। ऐसे ही यहाँ पर कॉनिकॉइड तो आपका एक 3D है, लेकिन जब आप प्लेन से काटोगे ना तो आपको 2D मिलेंगे, 2D देखने को मिलेंगे, जिसको कि हम इलिप्स, पैराबोला या हाइपरबोला बोलेंगे। कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो भी यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इक्वेशन जो लिखी हुई है, अगर ये पूरा का पूरा इक्वेशन 0 से बड़ी आती है तो वो इलिप्स बने आएगा, और अगर पैराबोला है तो ये कंडीशन आपकी 0 हो जाएगी, और अगर हाइपरबोला बना रहा है तो ये वाली कंडीशन 0 से छोटी, मतलब कि नेगेटिव में आएगी। और यहाँ पे वही बेसिक ए बी सी ये यहाँ से उठे हुए हैं, और एल एम एन ये यहाँ से उठाए हुए हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम देखेंगे, और आपको ये कंडीशन याद रखनी है। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो इसी कंडीशन को लगा करके आप पता लगा सकते हैं कि क्यों यहाँ पर कौन सा आपको कॉनिक मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि जो भी हमें मिला प्लेन सेक्शन, और किसी कॉनिकॉइड को प्लेन सेक्शन से कट करने के बाद जो भी हमें मिला, उसकी उसके एक्सिस का लेंथ और डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को देखिए। ये इक्वेशन वैसे तो डेरिवेशन से निकल के आती है, लेकिन हम इसका, अगर हमें याद हो जाता तो हम इसका डायरेक्ट यूज़ करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने कॉनिक में भी इक्वेशन को देखा था, वहाँ पर भी एक आपको अगर याद हो, अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी हैं, तो कॉनिक में वहाँ भी आर करके कुछ था, आर में इक्वेशन आ रही थी, फिर वहाँ से आर की वैल्यू निकालते थे, फिर वहाँ से हम एक्सिस की लेंथ निकालते थे। सेम यहीं पर, यहाँ पर भी सेम वही काम करना है। तो आप देख सकते हैं, तो आर की पावर 4, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 4 मिलने वाले हैं, 4 रूट मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस R4 को एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे और इस R को x की तरह ट्रीट। तो बेसिकली ये 4 डिग्री की इक्वेशन जो थी, ये रिड्यूस होकर के हमारे पास 2 डिग्री की हो जाती है, और ये हमें थोड़ा सा आसानी हो जाती है इसे सोल्व करने में। हम आसानी से यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ जितनी भी वैल्यू है यहाँ से उठाकर इनमें रखेंगे और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब आप चाहे फैक्टराइजेशन मेथड लगा लें या फिर आप क्वाड्रेटिक मेथड लगा लें, वहाँ से आप रूट निकालोगे, तो जो रूट आएंगे वो जो होगा रूट, वो आपका कुछ इस टाइप में होगा, ठीक है। R1 इसका स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाया, कन्वर्ट कर लिया था। तो यहाँ पे जो रूट आएंगे वो आपके स्क्वायर फॉर्म में आएंगे। अब ये स्क्वायर फॉर्म है क्या चीज़, यहाँ पर ये आपका लेंथ होता है। जैसे कि अगर हम 2D की बात करें, 3D में 3D में थोड़ा समझना हमें थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि हम ड्रॉ नहीं कर सकते बोर्ड पे 3D, तो इसलिए 2D थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं। ये आपका इलिप्स है, इलिप्स, और 3D में भी इलिप्स को इलिप्सॉइड बोलते हैं। तो इसकी मेजर एक्सिस होती है, ये आपकी मेजर एक्सिस होती है, एंड दिस वन इज माइनर एक्सिस। आपने देखा भी होगा, इसे हम बी से डिनोट करते हैं, इसे ए से डिनोट करते हैं। तो इक्वेशन क्या थी वहाँ पर हमारी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कुछ ये हमने पढ़ा था। ये हम स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन थी। तो यहाँ पर जो एक्सिस था, आप देखिए ये क्या है, ए एक्सिस, बी क्या है, एक्सिस, ठीक है। तो ये जो एक्सिस थे, इनका स्क्वायर किया था, ठीक है। तो वो ही यहाँ पर जो अब हमारे जो एक्सिस आए हैं, ये क्या है आपके सेमी एक्सिस, क्या है ये हमारे सेमी एक्सिस। और सेमी एक्सिस भी किस फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो स्क्वायर अगर हमें एक्सिस निकालने हैं, एक्सिस की लेंथ निकालनी है, तो R1 निकाल लेंगे, ठीक है, एक्सिस R2 निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम एक्सिस को निकाल सकते हैं, उनकी लेंथ को निकाल सकते हैं। अब हम सेकंड आते हैं, यहाँ पर जो एक्सिस मिले हैं अब हमें, जैसे कि मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस, उसके कुछ डायरेक्शन कोसाइन भी होंगे, डायरेक्शन रेशो। तो मान लीजिए उनके डायरेक्शन रेशो हैं, अभी फ़िलहाल हम क्या लेते हैं, मान लीजिए R1 क्या है, लेंथ है किसका, मेजर एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा, ये मेजर एक्सिस, अगर हम R1 की बात करें तो मेजर एक्सिस की डायरेक्शन रेशो की बात करें तो अल्फ़ा बीटा गामा मान लेते हैं, ठीक है। तो वो हम निकालेंगे इस इक्वेशन से, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। आर डिपेंड करता है कि आप किस एक्सिस का यहाँ पर डायरेक्शन रेशो निकाल लें। अगर आप मेजर एक्सिस, मान लीजिए R1 मेजर एक्सिस है, तो R1 की वैल्यू पुट करेंगे, और अगर R2 से निकालेंगे, मतलब माइनर एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर R2 वैल्यू रख के तब निकाल लेंगे। तो दोनों की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएंगी। तो यहाँ से ये है, आप इस तरह से अगर आपको लेंथ और डायरेक्शन रेशियो निकालने हो एक्सिस के, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एरिया। अब जो भी मान लीजिए जैसे इलिप्सॉइड था हमारा, और इलिप्सॉइड को बिल्कुल बीचों बीच से काट दिया, तो वो आपको वहाँ पर इलिप्स मिलेगा, ध्यान रखना है इस बात का। और इलिप्स मिला है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एरिया भी होगा। एरिया निकालने के लिए आप यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ द सेंट्रल प्लेन, तो यहाँ पे अगर इलिप्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये P आपको दिख रहा होगा, लेकिन हमने P का तो कहीं जिक्र किया ही नहीं है। तो P क्या होता है, ये जो प्लेन लिया है,
ठीक है। ये प्लेन क्या कर रहा है, जो भी यहाँ पर कॉनिकॉइड है उसके बिल्कुल सेंटर से पास होके जा रहा है ये प्लेन, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट प्लेन लेते हैं जो कि इस प्लेन के पैरेलल होगा। अब क्योंकि ये तो सेंटर से पास होके जा रहा है और इस कॉनिकॉइड का सेंटर तो ओरिजिन है, तो यहाँ पे इसलिए जीरो भी आ रहा है, ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा। अगर हम यहाँ पे जीरो जीरो रखेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है ये, मतलब कि ओरिजिन से पास होके जा रहा है। लेकिन अगर हम टेंजेंट प्लेन की बात करेंगे जो कि इसके पैरेलल है, तो वो तो आपका कुछ मतलब ओरिजिन से तो पास होके नहीं जा रहा होगा, तो उसकी कुछ ना कुछ ओरिजिन से क्या होगी, डिस्टेंस होगा कुछ। और अगर हम बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट प्लेन इज पी, तो ये वो वाला पी है, ठीक है। ये क्या है, ये पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से और उस प्लेन के बीच में, उस टेंजेंट प्लेन के बीच में जो कि इस प्लेन के पैरेलल है। अब अगर आपको ये चीज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो इसका एक मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ, क्योंकि अब अगर आप ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप R1 और R2 की वैल्यू निकालेंगे ही निकालेंगे, और आप अगर पाई R1 इंटू R2 कर दें तो आपको वही मिल जाएगा, वही ये आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एरिया निकालना है तो सबसे पहले R1 R2 निकाल लीजिए, या तो इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर लीजिए या फिर इसको याद रखिए, ठीक है। पाई इंटू और ये जो R1 R2 की वैल्यू है ये है दोनों, ठीक है। आपने 2D में पढ़ाई होगा कुछ करके, शायद ऐसे होता है ये आपका इलिप्स का फॉर्मूला, सेमी मेजर एक्सिस और ये आपका सेमी माइनर एक्सिस। तो ऐसे ही यहाँ पे क्योंकि ये भी दोनों क्या होती हैं, लेंथ होती है, ये सेमी मेजर एक्सिस और ये सेमी माइनर एक्सिस। तो इस तरह से हम एरिया भी निकाल सकते हैं, तो ये आप दोनों चीज़ों को याद रखिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन सेंट्रल प्लेन सेक्शन। और इसमें हम क्या करते हैं, वही अपनी इक्वेशन लेते हैं कॉनिकॉइड की, सेंट्रल कॉनिकॉइड की। इस बार हम प्लेन बिल्कुल सेंटर में नहीं लेने वाले हैं। पहले हम क्या करते थे, जैसे कि आपका ये कॉनिकॉइड है, 3D इमेज है होती है ये, ठीक है। ये एलिप्सॉइड है, तो हम प्लेन को बिल्कुल बीचों बीच से पार करते थे, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच से कट करते थे। लेकिन इस बार प्लेन हम क्या ले रहे हैं, सेंटर में नहीं ले रहे, इसलिए इसका नाम क्या है, नॉन सेंट्रल। अब नॉन सेंट्रल है तो यहाँ पर ऊपर जीरो था, तो जीरो की जगह क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा आपका। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना कि प्लेन कैसा है, सेंट्रल या फिर नॉन सेंट्रल। और सेम जैसे ऊपर काम किया था सेम वैसे ही होना, अगर आपको लेंथ निकालना है या फिर एरिया निकालना है। जो थोड़ा चेंज होगा वो ये होगा कि अब आपका जो लेंथ होगी वो कैपिटल R1 से डिनोट करेंगे, और जो मतलब दोनों R1 को कैपिटल R1 से और R2 को कैपिटल R2 से। इनकी वैल्यू मैंने लिखा हुआ भी है, कैसे निकालेंगे R1, डी R1 तो स्मॉल R1 तो हमने ऊपर ही निकाला था, ठीक है, यहाँ से निकाला था ये R1, और ये स्मॉल R2 ये भी हमने ऊपर से निकाला था, ये तो यहाँ तक काम सेम ही करना हमें, ठीक है। अब ये डी की मल्टीप्लाई और करनी है, और डी क्या होता है, डी होता है हमारा ये, मैंने आपको नीचे यहाँ पर लिख दिया है। अब डी के अंदर भी ये पी नोड आ रहा है, पी तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा, ये वाली पी तो आपका सिंपल ये हो गया, और ये पी नोट क्या होगा, इसके लिए भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये आपका पी नोट हो जाएगा। और अगर आपको एरिया निकालना है तो सबसे पहले सिंपल, जैसे मैंने एरिया बताया था ना यहाँ पर, ये वाला एरिया, अगर इसको आप ए मान लेते हैं तो पहले तो ए ये वाला एरिया निकालेंगे और फिर उसमें डी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये डी स्क्वायर मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया, ठीक है। और ए नॉट ये मैंने ऊपर आपको बता ही दिया था, यहाँ पर मैंने आप साइड में लिखा था कि वही चीज़ से मैंने यहाँ पर लिखी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैराबोलॉइड। ये छोटा सा एक चैप्टर था, मैंने इसी में ही डाल दिया है ये। तो पैराबोलॉइड दो टाइप के होते हैं, इलिप्टिक और हाइपरबोलिक। दोनों मैंने पीछे आपको, जो पीछे चैप्टर था सेंट्रल कॉनिकॉइड्स, उसमें आपको बता दिया था, और मैंने एक 3D सॉफ्टवेयर यूज़ किया था वहाँ पर, और ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ अच्छे से कि किस टाइप से ये इनकी शेप होती है 3D में। तो वहाँ पर मैंने आपको दोनों ही बता दिए थे।
फिलहाल हम इलिप्टिक पैराबोलॉइड को लेकर चलेंगे। जो हाइपरबोला होता है उसमें यहाँ पर माइनस आ जाता है, सिर्फ डिफरेंस इस चीज़ का होता है। ठीक है, दोनों आप चाहे देख सकते हो पीछे वाली वीडियो में जा करके। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये क्या है, हमारा पैराबोलॉइड है इलिप्टिक। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है अगर इससे कोई एक लाइन पास करती है तो वो इसको दो जगह पर कट करेगी। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये था। नेक्स्ट है टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन मैं आपको पीछे एक छोटा सा मेथड बता चुका हूँ, वही सेम यहाँ पर अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि x1 और y1 पे अगर आपसे पूछा जाए और z1, ये आपको पॉइंट दे दिए हैं और आपसे पूछा जाए कि बताइए इनसे पास होने वाला टेंजेंट प्लेन क्या होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो आप क्या करोगे, x को रिप्लेस कर दोगे x1 से, ठीक है, x1, y स्क्वायर को रिप्लेस कर दोगे y1, और आप इसको रिप्लेस करोगे, ये भी मैंने आपको बताया था 2c z को कर दोगे क्योंकि यहाँ पे 1 पावर है, तो z प्लस z1 अपॉन 2। तो ये जो इक्वेशन आएगी ये आपका क्या है, टेंजेंट प्लेन। ये मैं यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना, आगे जो भी आपको मिले तो यहाँ पर मोस्टली केसेस में यही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, टेंजेंट प्लेन के लिए। अब नेक्स्ट है कंडीशन फॉर टेंजेंसी। टेंजेंसी का मतलब ये है कि यहाँ पर एक प्लेन दिया गया है, इसको आप पी कर लेना। ये आपको प्लेन दिया गया है और ये प्लेन इस पैराबोलॉइड को टच कर रहा है। तो कब कैसे पहचानोगे कि ये टच कर रहा है या नहीं कर रहा, कि मतलब ये टेंजेंट प्लेन है, ये गिवन प्लेन टेंजेंट प्लेन है या नहीं है। उसके लिए ये कंडीशन आप यूज़ करोगे। अगर यहाँ पर वैल्यूज़ रखने पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो इसका मतलब ये आपका गिवन प्लेन जो है वो आपका टेंजेंट प्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर ये टेंजेंट प्लेन हुआ, मान लीजिए ये अगर टेंजेंट प्लेन यहाँ पर प्रूव हो गया तो वो कहीं ना कहीं पे तो टच कर रहा होगा उसको, यहाँ पर पैराबोलॉइड को। तो किस पॉइंट पर टच कर रहा है वो पॉइंट हम इनसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने बता दिया, इससे निकाल लेंगे। नेक्स्ट है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 यहाँ पर परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन। अब आपको तीन ऐसे प्लेन आपको दे दिए हैं टेंजेंट प्लेन जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो उसके लिए जो उसका जो लोकस होगा, लोकस को कैसे निकालेंगे वो इस वाली इक्वेशन से। नेक्स्ट है आपका पोलर प्लेन। पोलर प्लेन निकालने के लिए बिल्कुल जैसा सेम आपका टेंजेंट प्लेन निकालते हैं ऐसे ही पोलर प्लेन। तो पोलर प्लेन के लिए भी आपकी यही वाली इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये वाली। नेक्स्ट है लोकस ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड बाई। ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कॉर्ड हैं और कॉर्ड जो है इस तरह से हैं कि ये वाला पॉइंट हर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ऐसे जो कॉर्ड होंगे उनसे बनने जो लोकस हो जनरेट होगा तो वो उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसके लोकस की इक्वेशन क्या होगी, तो T=S1। ये मैं पीछे बता चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, T फॉर टेंजेंट और S1 मतलब क्या है कि यहाँ पर जहाँ भी आपको x y z दिख रहे हैं वहाँ पर आप क्या पुट कर दोगे, अल्फ़ा बीटा गामा। तो S1 की वैल्यू अगर मैं आपको बताऊँ तो A अल्फ़ा स्क्वायर प्लस B बीटा स्क्वायर प्लस C 2C और Z की जगह आप रख दोगे गामा। तो ये S1 की है। और यहाँ पर अगर आप T की बात करें तो T आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये टेंजेंट की इक्वेशन। तो इन दोनों को बराबर रख देंगे और जो आपको यहाँ पर जो भी मिलेगा वो आपका लोकस ऑफ कॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है डायमेट्रल प्लेन। डायमेट्रल प्लेन होता क्या है, मान लीजिए 2D में अगर देखें हम कुछ, तो ये आपको एक लाइन दी गई है, ये मान लीजिए कुछ ऐसे है लाइन। ठीक है, ऐसे लाइन है। तो अब आप क्या करिए, ऐसी आप इस लाइन के पैरेलल बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर लीजिए।
और ये जो लाइन है ये तो आपकी ओरिजिनल आपको गिवन लाइन ये वाली आपको दी गई थी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपको लाइन दी गई थी ये वाली। बाकी जो लाइन है वो आपने खुद ड्रॉ की है, ये सारी की सारी क्या है, कोड है। अब ये कोड के अगर सेंटर को लें, जितने भी कोड हैं यहाँ पर इनके सबके सेंटर को लें तो यहाँ पर इसके सेंटर से बनने वाला जो प्लेन होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो वो आप इससे निकाल सकते हैं। ये नेक्स्ट है कॉन्जुगेट डायमेट्रल प्लेन। अब यहाँ पे आपको दो लाइन दी गई होंगी, एक तो ये वाली होगी, ठीक है, और दूसरी वाली में क्या किया हुआ है, एल डैश एम डैश एन डैश। तो अगर एक दूसरे के वो कॉन्जुगेट हैं तो इसका मतलब इस वाली कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेंगे। अगर इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम बोलेंगे कि दोनों जो प्लेन्स है यहाँ पे डायमेट्रल जो प्लेन होंगे वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। अब अगर आपको एनवलपिंग कोन क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये निकालिए, एनवलपिंग कोन निकालिए, तो आप इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, टी स्टैंड फॉर टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट प्लेन। S1 की ये भी बता दिया था, और S क्या होगा यहाँ पर, ये आपका सिंपल ये वाली इक्वेशन होगी, ठीक है, ये S इक्वेशन है। S1 में यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, वो पॉइंट रख देते हैं, और टेंजेंट का मैंने आपको बता ही दिया था। एंड लास्ट वन इज एनवलपिंग सिलेंडर, उसके लिए आप इस इक्वेशन का यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जा रहा है तो आप इतना थोड़ा सा याद रख लीजिए, इनसे आप इनमें यहाँ पर वैल्यू रख के आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें नॉर्मल की, तो नॉर्मल कैसे निकालेंगे। नॉर्मल के लिए आपको ये वाली इक्वेशन तो दी गई है, ठीक है, पैराबोलॉइड की इक्वेशन है ये, और साथ के साथ ये बोला है कि इस पॉइंट पे आप नॉर्मल की इक्वेशन निकालिए, नॉर्मल। तो आप सिंपली इस चीज़ को याद रखोगे, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन है x माइनस एल्फा अपॉन ए एल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन बी बीटा एंड जेड माइनस गामा अपॉन माइनस सी। तो इसको आप याद रखोगे, आपको यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ द सेक्शन ऑफ पैराबोलॉइड। तो पैराबोलॉइड आपको दिया गया है और आपको उसकी लेंथ निकालनी है, जैसे हमने ऊपर किया था अभी काम, बिल्कुल सेम इसी तरह से यहाँ पर करना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एक इक्वेशन मिल जाती है जो कि याद रखना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन कभी पूछा जाए तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि, बाकी मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ इसमें। तो आपको यहाँ पर पैराबोलॉइड दिया गया है, साथ के साथ एक प्लेन दिया गया है, और जब ये पैराबोलॉइड इस प्लेन को कट करेगा ना, कोई यहाँ पर कॉनिक जनरेट होगा, तो उसके एक्सिस क्या होंगे वो आप इस वाली इक्वेशन से निकालोगे। यहाँ पर भी आप देख रहे हो R4 और R स्क्वायर, जिसको कि हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, ठीक है। R1 को R4 को R स्क्वायर, R2 को x मान लेंगे x स्क्वायर, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर वहाँ पर R निकल के आएगा, और वही जैसे ऊपर किया था सेम, वहाँ पे R1 R2 आपके क्या हो जाएंगे, लेंथ ऑफ द एक्सिस। यहाँ पर अगर आप P नोट की बात करें तो वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, इस तरह से हम P नोट निकाल लेंगे, और एक आधा क्वेश्चन भी देख लेंगे तो आसानी से ही हमें चीज़ समझ में भी आ जाएगी। एंड हमारा जो उसके बाद एरिया आता है, एरिया मैंने ऊपर भी बताया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। इसके बाद अगर एसिम्पटोट बनते हैं उनके अंदर, तो एसिम्पटोट के बीच का एंगल निकालने के लिए ये यूज़ करेंगे, R1 R2 का स्क्वायर, ये यहाँ से निकालेंगे इस इक्वेशन से। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि जो आपके एक्सिस की लेंथ निकल के आएगी उनको अगर ऐड करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। तो अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो वो आपका जो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो। नेक्स्ट अब ये अम्बिलिक्स होता क्या है, अगर हम बात करें अम्बिलिक्स ऑन ए कॉनिकॉइड आर स्पेशल पॉइंट, ये स्पेशल पॉइंट होते हैं जो कि स्मूथ दिखाई देते हैं बिल्कुल, साथ के साथ राउंड बम्प ऑन द सरफेस, ठीक है, राउंड बम्प की तरह दिखाई देते हैं, ये उभार की तरह दिखाई देते हैं किसी सरफेस पे। एंड इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये सिमेट्रिकल होते हैं और सेम अमाउंट ऑफ कर्व इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो
तो ये एक ऐसे पॉइंट होते हैं कि अगर इनके चारों तरफ देखें तो आपको जो कर्वेचर है बिल्कुल सेम नज़र आएगा। ठीक है, मतलब अगर आप एक स्पेयर की बात करें, ठीक है, आप स्पेयर में देख सकते हैं कि चारों तरफ क्या होता है, बिल्कुल सिमेट्री होती है। अगर ये कर्व यहाँ पर कर्वेचर लें, ये लें, तो सब कुछ सेम होता है। तो ये वही पॉइंट होता है। ठीक है, इस पॉइंट के चारों तरफ जो आप अगर जाएं तो आपको बिल्कुल कर्वेचर बिल्कुल सेम मिलेगा, कर्व आपका बिल्कुल सेम मिलेगा। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। इसके बाद अगर कोई यहाँ पे टॉपिक रह जाता है तो वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट हमारी वीडियो क्वेश्चन पे बेस्ड होगी।